हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके विषय में यहाँ पे समझेंगे। इसके पहले हमने जो है समय सूचक वाक्य का 2 वीडियो हमने डाला है, उसको आप देख लेंगे, समझ लेंगे। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिनसे विरोध या विपरीत का भाव व्यक्त होता है। अर्थात यह बोध होता है कि वाक्य के एक भाग में, वाक्य के पहले भाग में जो कुछ कहा जाता है उसके विपरीत दूसरे भाग में कहा जाता है। यानी पहले भाग में जो कुछ कहा जाता है ठीक उसके विपरीत जो है दूसरे भाग में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1-2 सेंटेंसेस यहाँ पे लिए गए हैं। यद्यपि वह धनी है तो भी वह कंजूस है। यहाँ पे एक तरफ तो धनी बताया गया है, उसको धनी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके विपरीत उसको कंजूस बताया जा रहा है। ठीक है। उसी तरह से इसमें सेकंड, यद्यपि वह गरीब है तो भी वह सुखी है। एक तरफ तो उसके गरीबी के विषय में यहाँ पे उसको गरीब बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ उस गरीब होने के बावजूद वह क्या है, सुखी है। तो ये विपरीत, यानी इसके विपरीत, यानी पहले भाग के विपरीत दूसरा भाग है, पहले भाग के विपरीत दूसरा भाग है। तो कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले दो या ऑल दो, दोनों में से किसी एक को हम रखते हैं, या तो हम दो का यूज़ करें या फिर ऑल दो का यूज़ करें। उसके बाद से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज को रखते हैं। उसके बाद से हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है यद्यपि, इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यद्यपि वह धनी है तो भी वह कंजूस है। तो यद्यपि की अंग्रेजी या तो सबसे पहले हम दो या ऑल दो, दोनों में से किसी एक को ही हम रखेंगे। दोनों में से, दो या ऑल दो, दोनों में से किसी एक को ही सबसे पहले हम रखेंगे। तो पहले को हम इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं पहले को। तो ये हो जाएगा, चलिए दो का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। यद्यपि वह धनी है, तो उसके बाद से एडवर्ब, वह धनी है क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। वह धनी है क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। तो ये हो जाएगा वह है, ही इज, वह है क्या है, धनी है, रिच। यद्यपि वह धनी है तो भी की अंग्रेजी, तो भी की अंग्रेजी हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बल्कि हम जो है कॉमा दे देते हैं। तो भी की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि हम कॉमा का यूज़ यहाँ पे कर देते हैं। तो भी वह कंजूस है, तो वह है बनाएंगे हम ही इज ए माइजर, दो या ऑल दो में से किसी एक को हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद से वह धनी है, ही इज रिच। तो भी वह, तो भी की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। ही इज़ ए माइजर, वह, तो भी वह जो है माइजर है, कंजूस है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड सेंटेंस को यहाँ पे देखते हैं। यद्यपि वह गरीब है तो भी वह सुखी है। चलिए इसमें हम आल्दो का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, आल्दो वह गरीब है, वह है, ही इज़ पुअर, वह गरीब है तो भी वह सुखी है। तो भी की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पे हम कॉमा रखेंगे। यहाँ पे वह सुखी है, वह है, ही इज़ हैप्पी, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। यद्यपि वह गरीब है तो भी वह सुखी है। तो ऐसे वाक्यों से क्या झलकता है, ऐसे वाक्यों से पहले भाग में जो कुछ भी कहा जाता है उसके
तो दूसरे भाग में उसके विपरीत यानी पहले भाग में जो कुछ कहा जाता है उसके विपरीत दूसरे भाग में कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अपोजिट सेंटेंसेस या कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस, विपरीतता सूचक वाक्य। तो ये हुआ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। इसको दो तरीके से और बनाया जा सकता है, उसको भी मैं बना के आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एक दो और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे यद्यपि ये पोशाकें कीमती, यद्यपि ये पोशाकें कीमती हैं तो भी ये गंदे हैं, तो भी ये गंदे हैं। तो यहाँ पे यद्यपि की अंग्रेजी हम दो या आल्दो दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा दो या आल्दो दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। दीज क्लोथ्स आर कीमती, कॉस्टली, तो भी के स्थान पे कॉमा हम रख देंगे। तो भी के स्थान पे हम यहाँ पे तो भी की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो भी के स्थान पे हम यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे। तो भी ये गंदे हैं, तो ये हो जाएगा दीज आर डर्टी, दीज आर डर्टी, तो भी ये गंदे हैं। एक और एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। फोर, इसको यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल कर गया, तो भी वह फेल कर गया। तो यहाँ पे दो या आल्दो में से किसी एक का यूज़ करेंगे। दो या आल्दो में से किसी एक का ही हम यूज़ यहाँ पे दो या आल्दो में से किसी एक का यूज़ करेंगे। चलिए आल्दो का यूज़ कर लेते हैं। आल्दो उसने कठिन परिश्रम किया, तो ही वर्कड हार्ड। ये कौन सा टेंस है ये, उसने कठिन परिश्रम किया। चलिए टेंस भी मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। उसने कठिन परिश्रम किया, तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का उसने कठिन परिश्रम किया सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। या, ई, ए ये अंत में आता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की यही पहचान है। या फिर ता था, ती थी, ते थे, ये आता है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें न तो नहीं शब्द आया है और न ही कोई इंटरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये भी नहीं आया है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक उसने कठिन परिश्रम किया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म का, परिश्रम करना, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट पहले बनाएंगे, उसने परिश्रम किया, तो ही वर्कड हो जाएगा, ही वर्कड, कठिन परिश्रम हार्ड, ही वर्कड हार्ड। तो भी की अंग्रेजी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम
कॉमा का यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो भी वह फेल कर गया। अब ये भी जो है क्या है, वह फेल कर गया यानी फेल हो गया। तो ये क्या हो, ये कौन सा टेंस है, ये भी जो है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फेल का सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ही फेल्ड, ही फेल्ड हो जाएगा, तो भी वह फेल कर गया या फेल हो गया। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वह फेल कर गया, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको दो तरीके से और बनाया जा सकता है। चलिए वह तरीका हम जान लेते हैं कि किन और दो तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको उन तरीकों के विषय में हम देख लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका है ये बनाने का, और ये तीसरा तरीका है बनाने का। पहला तरीका तो हमने बता दिया आपको। दूसरा तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मे बी का यूज़ करते हैं, प्लस उसके बाद नाउन, अगर नाउन आए तो नाउन को रखते हैं, एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव यानी वर्ब, प्लस उसके बाद बट को रखते हैं, प्लस उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। या तीसरा रूल, ये तीसरे तरीके से सबसे पहले हम एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों, एडजेक्टिव आता है तो सबसे पहले एडजेक्टिव रखेंगे, एडवर्ब आता है तो सबसे पहले एडवर्ब रखेंगे, उसके बाद हम एज का यूज करेंगे, एज के बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को रखेंगे, और वर्ब के बाद हम प्रिंसिपल क्लॉज को रखेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम लास्ट में रखेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका है। पहला तरीका हमने दो और आल्दो का यूज़ करके हमने बता दिया। अब इसका यूज़ करके हम उन्हीं को कैसे बनाएंगे, तो ये जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यद्यपि वह नेता है तो भी वह बेईमान है। यद्यपि वह नेता है तो भी वह बेईमान है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका हम या तो दो या आल्दो का यूज़ करके हम बनाएं, या फिर सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद से मे बी, और ये आपका नेता क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट को हम रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे ही, यद्यपि की अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखेंगे ही, उसके बाद से मे बी, उसके बाद से नाउन नेता को रखेंगे, ही मे बी ए लीडर, ही मे बी ए लीडर, उसके बाद से हम कॉमा देकर बट का यूज़ करेंगे, तो भी वह बेईमान है। पहले बनाएंगे वह है, ही इज़ क्या है, बेईमान यानी डिसऑनेस्ट, तो वह है, ही इज़ डिसऑनेस्ट, ही मे बी, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद से मे बी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे नेता क्या है, नाउन है, नाउन को हमने रख दिया ए लीडर, उसके बाद से बट का यूज़ करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स का यूज़ हम करेंगे, तो ही इज़ डिसऑनेस्ट हो गया। इसके बाद एक और सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं, यद्यपि वह सांवली है, तो भी वह सुंदर लगती है,
तो भी वह सुंदर लगती है। यद्यपि वह सांवली है, यद्यपि वह सांवली है, तो भी वह सुंदर लगती है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, यहाँ पे ये दूसरा तरीका बनाने का, ठीक है। और ये तीसरा तरीका ऐसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एडजेक्टिव यानी सांवली, सांवली क्या है यहाँ पे, ये जो है एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले इसको हम रख लेते हैं। तो सांवली का क्या होता है, डार्क कॉम्प्लेक्स, डार्क कॉम्प्लेक्स, डार्क कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डार्क कॉम्प्लेक्स शी, डार्क कॉम्प्लेक्स एज, डार्क कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डार्क कॉम्प्लेक्स और यद्यपि वह सांवली है तो भी वह सुंदर लगती है। इसके बाद से हम रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे, एज का यूज़ करेंगे, एज का यूज़ करेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट शी हो जाएगा यहाँ पे, वह शी इज हो जाएगा, है कि अंग्रेजी इज हो जाएगा, इज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज यानी सब्जेक्ट और वर्ब को, वह सुंदर लगती है, यानी वह सुंदर लगती है का मतलब क्या, यानी वह सुंदर दिखाई देती है, वह सुंदर लगती है यानी सुंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पे तो वह सुंदर दिखाई देती है, ही इज, तो ये हो जाएगा ही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे, ही सॉरी शी लुक्स, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल। डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड एज शी इज, द शी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी में बी। ऐसे अगर हम बनाएंगे दूसरे नियम के तहत, चलिए दूसरे नियम के तहत भी इस ऐसे बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा शी में बी, शी में बी ये थोड़ा हिल गया है। तो ये हो जाएगा शी में बी, शी में बी, इसका यूज़ करके हम बना सकते हैं इसको। तो शी में बी और डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड, डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड, डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड। उसके बाद से हम बट का यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा शी में बी डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड बट वह सुंदर लगती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी लुक्स शी लुक्स ब्यूटीफुल, ऐसे बना सकते हैं। या फिर इसके पहले जो हमने रूल बताया, दो या आल्दो का यूज़ करके भी इसको बनाया जा सकता है। इस तरह से तीन तरीके से इस टाइप के सेंटेंसेस को तीन तरीके से बनाया जा सकता है। तो
इसके बाद से हम देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, यद्यपि वह धनी है, वह धनी है तो भी वह दुखी है, वह तो भी वह दुखी है। यद्यपि वह धनी है तो भी वह दुखी है, तो तीनों तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। दो या आल्दो का यूज़ करके, ये और इसका यूज़ करके, ठीक है, इसका यूज़ करके, और फिर इस रूल का यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं। तो वह, यद्यपि वह धनी है तो भी वह दुखी है, तो ही मे बी, इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो ही मे बी रिच हो जाएगा, ही मे बी रिच, ही मे बी रिच। उसके बाद से रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद से बट का यूज़ करेंगे, बट वह दुखी है, वह है, ही इज सैड या अनहैप्पी, इज सैड या अनहैप्पी। या दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से ऐसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले एडजेक्टिव हम रख लेंगे यहाँ पे, रिच, रिच। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम एज का यूज़ करेंगे, एज ही इज, ही इज एडजेक्टिव सबसे पहले, उसके बाद से एज का यूज करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट ही, उसके बाद से वर्ब इज हो जाएगा। उसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का। तो ये यहाँ पे कॉमा दे देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ही इज सैड या अनहैप्पी, ठीक है। दो का यूज़ करके भी बना सकते हैं, दो या आल्दो का यूज़ करके, ही इज़ रिच, कॉमा ही इज़ सैड। तो इस तरह से विपरीतता सूचक वाक्य को हम ये तीन तरीके से, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम तीन तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को हम देखते हैं। इस सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यद्यपि वह कमज़ोर है, यद्यपि वह कमज़ोर है तो भी वह थोड़ा चल सकता है। तो यद्यपि या तो दो या आल्दो का यूज़ करके हम बनाएं, ठीक है, दो या आल्दो का यूज़ करके, या फिर इस रूल का यूज़ करके, मे बी का यूज़ करके, या फिर सबसे पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब इसका यूज़ करके, यानी पहले वाला जो रूल हमने बताया है उसका यूज़ करके, दूसरा वाला रूल ये है और तीसरा वाला रूल ये है। तो इसमें से किसी भी रूल का यूज़ करके हम बना सकते हैं, जैसे कि ऊपर बनाया गया है। तो इसको भी हम बना लेते हैं, यद्यपि वह कमज़ोर है। अगर हम इसका यूज़ करके बनाते हैं तो वीक, सबसे पहले कमज़ोर, ये वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वीक, उसके बाद से हम एज का यूज करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट ही इज़, तो भी की अंग्रेजी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो भी की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉमा देंगे। तो भी वह थोड़ा चल सकता है, पहले बनाएंगे वह चल सकता है, सकना की अंग्रेजी सकता है, कैन, ही कैन वॉक, ही कैन वॉक, ही कैन वॉक, थोड़ा, ए लिटिल थोड़ा चल सकता है, ए लिटिल, ए लिटिल, ए लिटिल। ऐसे भी हम सब बना सकते हैं, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद से मे बी, ही मे बी वीक, ही मे बी वीक बट ही कैन वॉक ए लिटिल, ठीक है।
ये 3 रूल हमने आपको बता दिया। तीनों तरीके से बनाया जा सकता है इस टाइप के सेंटेंसेस को। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला, यद्यपि वह बच्चा है तो भी वह बुद्धिमान है। सेकंड, यद्यपि यह भोजन सादा है तो भी यह स्वादिष्ट है। थर्ड, यद्यपि वह बीमार है तो भी वह कमज़ोर नहीं है। फोर्थ, यद्यपि वह धनी है तो भी वह संतुष्ट नहीं है। यद्यपि वह सांवला है तो भी वह सुंदर है। यद्यपि वह गोरी है तो भी वह सुंदर नहीं है। यद्यपि घर सुंदर है तो भी यह आरामदायक नहीं है। ये 7 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है। ये 7 सेंटेंसेस आपको जो रूल हमने बता दिया, उस रूल के अनुसार आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके रूल को हम समझते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है, तुम मुझे भले ही गाली दो। भले ही आता है या चाहे आता है। भले ही, अगर सेंटेंस में भले ही आए, हिंदी सेंटेंस में अगर भले ही आए या चाहें तो हम कैसे बनाते हैं, कैसे इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको समझते हैं। तुम मुझे भले ही गाली दो, मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। या ऐसे आ सकता है, चाहे तुम मुझे गाली दो, मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो हम इवन इफ़ या नो मैटर का यूज़ करते हैं। इवन इफ़ या नो मैटर का यूज़ करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इवन इफ़ या नो मैटर, इसी को हम यहाँ पे इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इवन इफ़ या नो मैटर का यूज़ करके। तो दोनों में से किसी एक का ही, या तो इवन इफ़ का यूज़ करेंगे या तो नो मैटर का यूज़ करेंगे। इन दोनों में से किसी एक का ही यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। चलिए इवन इफ़ का यूज़ कर लेते हैं। इवन इफ़ ये हो जाएगा। इसको किस में बनाएंगे, तुम मुझे भले ही गाली दो, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तुम गाली दो मुझे, तो पहले बनाएंगे तुम गाली दो, तो यू सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यू अब्यूज़ हो जाएगा। यू अब्यूज़ मी। इवन इफ़ यू अब्यूज़ मी। इवन इफ़ या नो मैटर, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इवन इफ़ का यूज़ करके या नो मैटर का यूज़ करके। तो इवन इफ़ यू अब्यूज़ मी, तुम मुझे भले ही गाली दो। इसके बाद से प्रिंसिपल क्लॉज, मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। तो गागेगी किस टेंस के अंत में आता है? गागेगी किस टेंस की पहचान है? तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में गागेगी आता है। और यहाँ पर तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं पहले बनाएंगे, मैं प्यार करता ही रहूँगा, यानी कंटिन्यू का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आई यहाँ पे हम कॉमा दे के बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे तो आई विल continue to love। मैं प्यार करता ही रहूँगा, I will continue to love तुम्हें, you।
या नो मैटर का यूज़ करके हम बना सकते हैं। यहाँ पे इवन ई के स्थान पे केवल इवन इफ़ के स्थान पे नो मैटर का यूज़ हो जाएगा। अन्य सब कुछ ज्यों का त्यों यहाँ पे हम जो है ऐसे उतार देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद से कुछ अन्य सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, मैं भले ही टूट जाऊं, भले ही आया है, मैं भले ही टूट जाऊं मैं झुकूंगा नहीं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इवन इफ़ का यूज़ किया है तो यहाँ पे नो मैटर का यूज़ कर लेते हैं। भले ही नो मैटर, नो मैटर, नो मैटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मैं भले ही टूट जाऊं, तो भले ही मैं टूट जाऊं, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे आई ब्रेक, आई ब्रेक। मैं झुकूंगा नहीं, ये निगेटिव हो गया, मैं झुकूंगा नहीं, तो झुकूंगा गा आगेगी किस में आता है, फ्यूचर में आता है, तो आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट बेंड। नो मैटर, आई ब्रेक, आई विल नॉट बेंड। इसके बाद से एक और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं। तुम भले ही भूल जाओ, तुम भले ही भूल जाओ, मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। तुम भले ही भूल जाओ, मैं तो भी, या तो भी मैं तुम्हें याद रखूंगा, या मैं तो भी तुम्हें याद रखूंगा। भले ही तुम मुझे भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, इवन इफ या नो मैटर में से किसी का भी यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इवन, यहाँ पे आपके समझने के लिए दोनों लिख दे रहा हूँ, आप लिख करके, इवन इफ या नो मैटर, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। इवन इफ या नो मैटर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तुम भूल जाओ, तुम यहाँ मुझे रहेगा, तुम मुझे भले ही भूल जाओ। यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी, तो भी मैं तुम्हें याद रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई विल स्टिल रिमेंबर, तो भी, तो मैं तो भी तुम्हें याद रखूँगा, आई विल स्टिल रिमेंबर you, I will still remember you even if या no matter you forget me, I will still remember you। ये जो सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम दो या आल्दो का भी यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन दो या आल्दो का यूज़ करके तो बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़ोरदार तरीके से वह सेंटेंस व्यक्त नहीं होगा जितना कि इवन इफ़ या नो मैटर का यूज़ करके
होगा, ठीक है। इवन इफ या नो मैटर का हम यूज़ जो कथन को बहुत ज़ोरदार बनाने के लिए, इवन इफ या नो मैटर का यूज़ हम करते हैं। दो या ऑल्दो का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सेंटेंस उतना ज़ोरदार नहीं होगा जितना कि ये इवन इफ या नो मैटर का यूज करने से होता है। चलिए इसके बाद से हम इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद से अगले सेंटेंसेस के प्रकार को हम देखेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो रूल हमने बताया इसके पहले, जितने भी रूल्स हमने बताए, ठीक है, तो जो रूल्स हमने बताए हैं इसके पहले जो हमने रूल बताया हुआ है, ठीक है, उस पे आधारित ये सेंटेंसेस हैं। और इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आपको हमें ये ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है, तो और मुझे भेजना है। तो आप इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमें बताएंगे, और मैं चेक करूंगा कि किसका किसका इसमें सही है। तो इसके बाद से हम कुछ और सेंटेंसेस को हम देखते हैं। उसको जैसे पहला यहाँ पे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, तुम मुझे भले ही ठुकरा दो, मैं तो तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, वह मुझे भले ही भूल जाए, मैं तो उसे सदा ही याद रखूँगा। तीसरा सेंटेंस है, वह भले ही मुझे मदद न करे, मैं तो उसका नुकसान नहीं करूँगा। चौथा सेंटेंस है, वह भले ही मेरी मदद न करे तो भी मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। पांचवा है, मुझे प्रोन्नति भले ही ना मिले, मैं खुशामद नहीं कर सकता। छठा है, मैं भले ही मिट जाऊं, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। ये 6 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है आपके, ये आपके लिए ये होमवर्क है। इसे आप करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इसके बाद से चलिए अगले सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो चलिए अब अगले तरह के सेंटेंसेस को हम देखते हैं, उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस को हम देखते हैं। वह चाहे कितना भी या कितना ही कठिन परिश्रम करे, वह सफल नहीं हो सकता। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में चाहे कितना भी या कितना ही, चाहे कितना भी या कितना ही आता है, चाहे कितना भी या कितना ही आता है। कठिन परिश्रम करे, वह सफल नहीं हो सकता। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट यहाँ पे सबसे पहले हाउ एवर का यूज़ करेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज़ करेंगे, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ हम करेंगे। चलिए इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम चाहे कितना भी या कितना ही को हाउ एवर के रूप में हम यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे हाउ एवर। उसके बाद से हाउ एवर के बाद हम क्या रखेंगे, एडजेक्टिव को रखेंगे, कितना ही कठिन, चाहे कितना भी कठिन, हाउ एवर हार्ड, वह परिश्रम करे, तो ही के साथ यहाँ पे मे का यूज करेंगे, ही में वर्क, वह परिश्रम करे,
ही मे का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ही मे वर्क। हाउ एवर हार्ड यानी चाहे कितना भी कठिन या कितना ही कठिन, हाउ एवर हार्ड, हाउ एवर हार्ड। ही मे वर्क, वह परिश्रम करे, ही मे वर्क, कितना भी कठिन परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता, वह सफल नहीं हो सकता। तो वह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता, हो सकता, ही कैन नॉट बी, ही कांट बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। एक और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं। एक और सेंटेंस यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे वह चाहे कितना भी, वह चाहे कितना भी धनी हो, वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। वह चाहे कितना भी धनी हो, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया धनी। तो चाहे कितना भी, हाउ एवर, सबसे पहले हाउ एवर का यूज़ करेंगे, चाहे कितना भी, हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर, चाहे कितना भी धनी, हाउ एवर रिच हो जाएगा, हाउ एवर रिच, हाउ एवर एडजेक्टिव हो जाएगा, रिच हो जाएगा, हाउ एवर रिच ही मे बी, मे बी मीन्स होना होता है, ही मे का यूज़ करेंगे, उसके बाद से बी होना। वह खुश नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही वह नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद से आगे के सेंटेंसेस को हम देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, जिसको कि आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना होगा, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस में लेंगे। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसके पहले जो हमने रूल बताया उस रूल पर आधारित ये सेंटेंसेस हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट करके हमको बताना है। पहला, वह चाहे कितना भी तेज दौड़े वह दौड़ नहीं जीत सकती। दूसरा दिया हुआ है, वह चाहे कितना भी मेरी खुशामद करे वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। तीसरा, वह कितनी ही सुंदर हो वह मुझे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती। चौथा, वह चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो वह ईमानदार नहीं हो सकता। पांचवा है, वह कितना भी अच्छा खेले वह मैच नहीं जीतेगी। तो ये 5 सेंटेंसेस यहाँ पे हमने दिया हुआ है। इसको आप इसके पहले भी जो होमवर्क हमने दिया है उसको कंप्लीट करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे, फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।